पिछले वीडियो में हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। उन ऑर्गन सिस्टम्स के द्वारा हम किस तरीके से बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, ये हमने उसमें स्टडी की। अब इसमें देखेंगे कि जो पहला सिस्टम है वो क्या है और किस तरीके से हम उसकी स्टडी करेंगे। तो जो पहला सिस्टम उसमें था तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, वो एलिमेंट्री कैनाल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बना होता है। अब इसमें से क्या होता है, पूरी प्रोसेस क्या होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं इसमें। तो ये पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है और एक एक प्रोसेस को पढ़ते चलेंगे, एक एक प्रोसेस की स्टडी करते चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है और इसमें से कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से जो फूड मटेरियल होते हैं वो कहाँ कहाँ से चलते हैं और आगे फिर कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसमें देखते हैं। अब इसमें से जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लगभग 9 मीटर की होती है, ठीक है। तो अब इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल में से जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ कैविटी से होती है और एनस तक फैली होती है। माउथ कैविटी यहाँ पे, ये माउथ कैविटी होती है। तो यहाँ पे माउथ कैविटी होती है। माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं। अब आगे की वीडियो हम स्टडी करेंगे, इसकी पूरी स्टडी करेंगे, एक एक पार्ट की एनाटॉमी देखेंगे, किस तरीके से ये कार्य करती है और कितनी इसमें परतें होती हैं। पूरी एलिमेंट्री कैनाल कितनी परतों की बनी होती है और इसके बाहर कितनी परतें पाई जाती हैं, ये सब हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसमें से सिर्फ ये देखते हैं कि कौन यहाँ पे किस तरीके से भोजन चलता है और इसका डायग्राम क्या होता है। उसके स्थान होता है माउथ के अंदर, जो खाली स्थान होता है उसे माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो नोज के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे नेजल कैविटी कहते हैं। तो जो माउथ में पाई जाती है, जो कैविटी माउथ में पाई जाती है उसे माउथ कैविटी कहते हैं। जो कैविटी हमारे नोज में पाई जाती है, नोज के अंदर जो कैविटी होती है उसे नेजल कैविटी कहते हैं। तो इतना सा होता है। ये हमारे माउथ का स्ट्रक्चर है। माउथ में टीथ भी पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टीथ कैसे होते हैं, किस तरीके के टीथ होते हैं और उनका डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। अब इसमें से ये फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स जो पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है वो फेरिंग्स होता है। और ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे लगा होता है वो लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स में ही हमारी आवाज बनती है, ठीक है। जो हमारी साउंड होती है वो लैरिंग्स में ही बनती है, इसीलिए इस लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे ट्रैकिया होता है, यानी कि लैरिंग्स के नीचे जो पार्ट होता है उसे ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड होकर ब्रांकस बनाता है और ब्रांकस हमारे फेफड़ों में जाते हैं, यानी हमारे दोनों लंग्स में जाते हैं। अब ये तो रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, लेकिन हमें इस वीडियो में रेस्पिरेशन नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में जो सिस्टम आएगा वो हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें से इन दोनों पार्ट्स को निकाल देते हैं। अब इन दोनों, ये दोनों पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ का, ये मैं कलर किए देता हूँ। ये जो रेड पार्ट है ये यहाँ पे, ये ट्रैकिया है, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रैकिया के जो ऊपरी पार्ट होता है ये लैरिंग्स होता है। इसे साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रैकिया, यही ट्रैकिया आगे यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाती है इसी तरीके से। इसमें से ये जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो इसे चिपकने नहीं देते, ठीक है। अब इस, ये ब्रांकस बनाते हैं और यहाँ पर ये दो ऐसे फेफड़े होते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन का पार्ट है।
तो रेस्पायरेशन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब जो नेजल कैविटी माउथ होता है ये रेस्पायरेशन में भी यूज होता है, यानी कि नेजल कैविटी माउथ लैरिंग्स और ट्रैकिया, लैरिंग्स और ट्रैकिया सिर्फ रेस्पायरेशन का पार्ट है, यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लेकिन रेस्पायरेशन में नेजल कैविटी और माउथ कैविटी का भी यूज होता है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो नोज से ही लेते हैं, इस वजह से। अब माउथ का यूज डाइजेशन में भी होता है, क्योंकि मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, हमारी माउथ कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि इसमें जो सिलेवरी ग्लैंड होती हैं, सिलेवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होती हैं, यानी 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे सलाइवा निकलता है। सलाइवा में एंजाइम होते हैं। अब ये एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। जैसे एक होता है टाइलिन एंजाइम और एक होता है सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम। अब जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और जो माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेवरी ग्लैंड को। अब सिलेवरी ग्लैंड क्या होती हैं कि यहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो माउथ कैविटी में जो सबसे बड़ी सिलेवरी ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। अब पैरोटिड ग्लैंड से छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैंडिबल यानी मैक्सिला के हमारे पास में होते हैं। ये मैक्सिला यहाँ पे है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे नीचे। यहाँ पे यदि हम टच करें तो यहाँ पे ग्लैंड समझ में आती है। और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो यहाँ पे होती है कान के नीचे। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो सबसे छोटी ग्लैंड होती है। अब जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो सबसे छोटी ग्लैंड होती है, यानी कि हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है। अब ये यहाँ पर छोटी सी ग्लैंड होती है, इसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ठीक, और इन तीनों सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है। ठीक है, अब ये अब ये 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह को हमेशा चिकना बनाने में, भोजन को चिकना बनाने में और भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक, आगे देखते हैं। जो इसमें ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल में जो इसमें पहला पार्ट होता है वो फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स सिर्फ एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को लेकर हमारे ईसोफेगस में पहुंचाता है। ये जो पूरी नली होती है ये ईसोफेगस है, इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, तो फूड पाइप कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फायरिंग्स होती है। फायरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में सिर्फ भोजन चलता है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, अब एलिमेंट्री कैनाल में जब भोजन चलता है तो उसमें पेरिस्टाइल्सिस मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि क्रमाकुंचन गतियां। क्रमाकुंचन गतियां, इसमें कुछ मसल्स पाई जाती हैं, जैसे सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। उन जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं उन मसल्स की वजह से इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, यानी क्रमाकुंचन गतियां होती हैं। अब उन गतियों की वजह से ये इसमें भोजन आगे की ओर बढ़ता है। आगे की वीडियो में हम इसकी स्टडी करेंगे, जब इसकी
एनाटॉमी देखेंगे, जब ईसोफेगस की एनाटॉमी देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें असलियत में किस तरीके से भोजन आगे बढ़ता है। तो इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि भोजन कहाँ-कहाँ से गुजरता है। इसकी जो एनाटॉमी होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल की कितने कैसी एनाटॉमी होती है। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ से उसके सिक्रीशन होता है। तो आगे की वीडियो में हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे। तो आगे हम पहले इसमें देखते हैं। वैसे थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये सिर्फ एक नली के आकार की संरचना होती है, यानी कि एक पाइप जैसी संरचना होती है। अब इस पाइप जैसी स्ट्रक्चर में जैसे ही भोजन इसमें पहुंचता है, यानी कि जब भोजन माउथ से चलता है उसे बोलस कहते हैं। यानी कि जब हम भोजन मुंह में ले जाते हैं, मुंह में दांतों के द्वारा चबाया जाता है और उसमें लार मिला दी जाती है, सलाइवा मिला दिया जाता है। अब जो उसमें लुगदी टाइप में भोजन बन जाता है उसे बोलस कहते हैं। ये बोलस आगे बढ़ता है और हमारे फायरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंचता है। अब जो ईसोफेगस में पहुंचता है तो कुछ ईसोफेगस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, पाइप लाइक की स्ट्रक्चर होता है। जब इसमें भोजन ये पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सा भोजन डाल दिया, ये मान लीजिए बोलस है। बोलस भोजन को कहते हैं, यानी कि जब माउथ कैविटी से भोजन चलता है तो माउथ कैविटी के बाद जब भोजन चलने लगता है तो उसे बोलस कहते हैं। तो उस बोलस को जब हम इसमें पहुंचा देते हैं, यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उस एलिमेंट्री कैनाल के जो ईसोफेगस में भोजन पहुंच जाता है, यानी कि बोलस पहुंच जाता है, तो इसमें से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जिसके द्वारा इसमें भोजन आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। तो मान लीजिए कि ये बोलस है, यानी कि भोजन ईसोफेगस में पहुंच जाता है। अब ईसोफेगस में पहुंचने के बाद इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि ईसोफेगस का दबना, ईसोफेगस दबती है जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि बोलस आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो है ये बोलस है। अब यहाँ पर जब ये दबती है, यानी कि उसमें संकुचन होता है। संकुचन मतलब से दबती है और सेथलन यानी फिर फैल जाती है। तो इस क्रिया को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, यानी क्रमाकुंचन गतियाँ इसे कहते हैं, हिंदी में क्रमाकुंचन गतियाँ, इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ पे दबेगी। अब जब दबेगी तो यहाँ पर जो भोजन है वो आगे की ओर, इसमें आगे की ओर, इधर की ओर बढ़ेगा। अब जैसे ये भोजन आगे की ओर यहाँ पर आ जाता है तो फिर से यहाँ पर ये दबने लगती है, यानी कि इसमें फिर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें फिर होगा तो भोजन फिर आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है और हमारे स्टमक में पहुंचता है। ये पूरा हमारा स्टमक होता है। अब इस स्टमक में जब भोजन पहुंच जाता है, जो भोजन जब हमारे माउथ में होता है तो उसे बोलस कहते हैं,
और जब वही भोजन हमारे स्टमक में पहुंच जाता है तो उसे काइम कहते हैं, CHYME। तो इस तरीके से जो डाइजेशन होता है, अब जो स्टमक में भोजन पहुंचने के बाद इस भोजन का डाइजेशन होता है, इसको इसमें पाइलोरिक मोमेंट होते हैं। पाइलोरिक मोमेंट, इसमें जो पाइलोरिक पार्ट में होते हैं उसमें से मोमेंट एक निकलते हैं। जो मंथन प्रक्रिया होती है, भोजन को मथा जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जो हम बड़े बड़े टुकड़े खा जाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, और इससे HCl निकलता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, आगे हम देखेंगे इसकी एनाटॉमी में देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से किस तरीके से HCl निकलता है, और कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है, HCl प्रोड्यूस होता है, और कुछ इसमें एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, जैसे रेनिन है और पेप्सिन है, ये सभी एंजाइम इससे निकलते हैं। और ये किस तरीके से, किन परतों से ये एंजाइम निकलते हैं, ये हम एनाटॉमी में देखेंगे। तो इसमें से क्या होता है कि जब इसमें भोजन पहुंच जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भोजन पहुंचने के बाद इसमें पाइलोरिक मोमेंट होते हैं। पाइलोरिक मोमेंट के द्वारा इसको भोजन को पीसा जाता है। भोजन को पीसा जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो स्टमक होता है, स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक पार्ट, जो यहाँ पर सीधा यहाँ पे आता है, ये कार्डियक पार्ट होता है। जो फंडिक पार्ट होता है वो यहाँ पे, इसे मैं पूरा मिटा दूं पहले। तो जो कार्डियक पार्ट होता है वो ये होता है, जो फंडिक पार्ट होता है वो ये होता है, और जो पूरा पाइलोरिक पार्ट होता है वो इधर का पार्ट होता है। तो जो पाइलोरिक मोमेंट निकलते हैं, पाइलोरिक मोमेंट बनते हैं, यानी कि इसमें जो हमारे स्टमक में जो मोमेंट बनते हैं, जिनसे जिनसे भोजन में मंथन प्रक्रिया होती है, उसको पीसा जाता है, वो होता है यहाँ पे। तो यहाँ से मोमेंट होते हैं, और यहाँ से ये इस पूरे स्टमक में वो मोशन जाते हैं, जिससे भोजन को पीसा जाता है। अब जब भोजन पूरी तरीके से पिस जाता है इसमें, और HCl आके मिल जाता है इसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है, और वो HCl इसमें मिल जाता है, डाइजेस्टिव जूस मिल जाते हैं पूरे, और इसमें कुछ एंजाइम आ जाते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है, और HCl के द्वारा इसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसे एसिडिक मीडियम दे दिया जाता है। अब एसिडिक मीडियम, अब क्योंकि HCl बहुत ही एसिडिक होता है, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम बना देता है भोजन का। अब ये जो भोजन है ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, यानी कि काइम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट से मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, यानी कि छोटी आंत बनती है। ठीक है, अब इस यहाँ पर इस पार्ट में आ जाता है भोजन। यहाँ पे जो मेन काम होता है वो होता है पैंक्रियाटिक जूस और लीवर के बाइल जूस का। बाइल जूस लीवर में बनता है, और यहाँ पे लीवर में बनता है बाइल जूस, इस दोनों लोब में, और यहाँ से बनने के बाद यहाँ पर गाल ब्लैडर में आ जाता है। जब लीवर में बाइल जूस बनता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, लेकिन जब गाल ब्लैडर में आता है तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाता है, और ये यहाँ से निकल कर आने लगता है डिओडिनम में। डिओडिनम में आता है, भोजन में मिलता है, और उसको बेसिक मीडियम दे देता है, यानी कि जो बाइल जूस होता है वो बेसिक होता है। अब यहाँ से पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, यानी कि इस पूरे पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसमें से आगे हम देखेंगे। तो ये सभी एंजाइम यहाँ से डिओडिनम में भोजन में मिल जाते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। अब भोजन के पाचन के बाद पूरी तरीके से, जब भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से भोजन आता है,
बाइल जूस लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर से यहाँ से बाइल जूस डिओडिनम में आता है। यहाँ से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है यहाँ पे डिओडिनम में। ये जो होती है पैंक्रियाटिक डक्ट इसमें होती है, जिसके द्वारा बाइल जूस जिसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस डिओडिनम में आता है। अब यहाँ से आने के बाद जो भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट से जेजुनम में आता है और जेजुनम से इस पूरी इलियम में आ जाता है। ये इलियम होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, एक डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। यानी कि ये होती है डिओडिनम जो सी के आकार की संरचना होती है। ये ऐसे ये पूरी सी के जैसी संरचना है और यहाँ पे ये जे के जैसी संरचना होती है जो नीचे से लगी होती है, नीचे की साइड। और ये पूरी जो लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो फैली होती है ये पूरी इलियम होती है। आखिरी पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ तक। अब यहाँ पर आने के बाद इसमें पूरा अवशोषण होता है यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। ये एब्जॉर्प्शन इसमें छोटी छोटी विलाई पाई जाती हैं, यानी कि इस तरीके से विलाई होती हैं। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर होती है, अंदर की लेयर से इस तरीके से निकली होती है विलाई। हिंदी में कहते हैं इनको रसांकुर। ये भोजन का रास्ता भी बढ़ा देती हैं जिससे एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प होती है। अब ये इस तरीके से ये पूरी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। अब इन्हें अब इसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि अवशोषण होता है। तो जो विलाई होती हैं, विलाई के द्वारा पूरा अवशोषित कर लिया जाता है जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सभी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं विलाई के द्वारा और उसे ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है यानी कि ब्लड में भेज दिया जाता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट पूरा वेस्ट प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते यहाँ पे। उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल बच जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल बच जाते हैं, कुछ जो वाटर होता है, वाटर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन बच जाता है। तो यहाँ से इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पहुँच जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये होता है, ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसे असेंडिंग कॉलन कहते हैं, असेंडिंग कॉलन। ठीक है, ये पूरी यहाँ से ये पूरी कॉलन पार्ट होती है, इसी को ये पूरा मिला के लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सीकम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट इसमें जो ह्यूमन में होता है वो इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होता, मतलब कि ये इसका कोई कारण नहीं होता। जो हमारे पूर्वज होते थे यानी कि जो मानव का जो पूर्वज था उस वो घास खाता था, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे बंदर के जैसे रहते थे हम लोग, तो उस समय घास खाया करते थे जब ये सीकम एक्टिव हुआ करता था, इसमें से सेलुलोज का डाइजेशन होता था। अब जब हमने घास खाना बंद कर दिया और पेड़ पौधों की पत्तियां खाना बंद कर दिया तो उनसे सेलुलोज मिलना हमें बंद हो गया। अब जब सेलुलोज मिलना मानव को बंद हो गया तो इसमें से सेलुलोज का पाचन फिर नहीं होगा, क्योंकि यदि हमें सेलुलोज प्रॉपर तरीके से मिलेगा ही नहीं तो सेलुलोज का पाचन भी नहीं होगा, जिससे धीरे धीरे ये सीकम पूरा यहाँ से ये पूरा पार्ट इनएक्टिव हो गया। अब इसमें से जो ये पार्ट होता है लंबी सी संरचना पाई जाती है इसमें,
सीकम में ये लंबी सी संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कभी कभी यहाँ से भोजन आता है, कभी कभी यहाँ से भोजन आता है और कुछ भोजन का कुछ पार्ट, कुछ कण यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इस पार्ट में आ जाते हैं। अब इस पार्ट में आने के बाद जब कभी कभी यहाँ पे कहीं चले जाते हैं, सीकम में फंस जाएं या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में फंस जाते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है और इन्फेक्शन की वजह से इसमें एक बीमारी हो जाती है, अपेंडिसाइटिस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी होती है यहाँ पे। तो जब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भोजन का कण चला जाता है, तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है और सड़ने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो अपेंडिसाइटिस बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द होता है और तेजी से दर्द होने की वजह से इतनी ज़्यादा ये बीमारी हो जाती है कि ऑपरेशन करके अपेंडिक्स निकालना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या करता है, ये पूरी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ से काट के बाहर निकाल देता है। अब जब इसका ऑपरेशन हो जाता है, तो क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है हमारे अंदर, जो इंसान के अंदर है, मानव के अंदर इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम पूरा इनएक्टिव हो चुका है। पहले इसमें से पहले इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता था जो सेलुलोज का पाचन करता था, एक जीव रहता था जो सेलुलोज का पाचन करता था। ठीक है, अब धीरे धीरे जब सेलुलोज मिलना बंद हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म भी मर गया। अब जिसकी वजह से सेलुलोज का पाचन भी बंद हो गया, जिसकी वजह अब जिससे पूरा ये सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इनएक्टिव रहते हैं, हमारे अंदर इनका कोई काम नहीं है। ये सीकम इस बात का सबूत है कि हमारा विकास ऐसे एनिमल से हुआ है जो पत्तियां खाते थे, जो कभी शाकाहारी हुआ करते थे। तो यहाँ से भोजन, इलियम से भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कॉलन में, असेंडिंग कॉलन से इसमें कंप्लीट एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, यानी कि पूरा इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, जो कुछ मात्रा में वाटर बचा होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं, जो इनका पूरा एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब उसके बाद जो ये कॉलन होता है, ये होता है ट्रांसवर्स कॉलन, और ट्रांसवर्स कॉलन के बाद ये डिसेंडिंग कॉलन होता है, और डिसेंडिंग कॉलन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट होता है जिसे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट होता है जो कॉलन का आखिरी पार्ट होता है, जिसे सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेक्ट इसमें हम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद असेंडिंग कॉलन में जाता है, और असेंडिंग कॉलन के बाद ट्रांसवर्स कॉलन में जाता है, ट्रांसवर्स कॉलन के बाद डिसेंडिंग कॉलन में जाता है।
सिग्मोइड कॉलन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और रेक्टम के बाद एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते समय भोजन सीकम में आ जाता है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में आ जाता है। तो भोजन का कुछ कण यहाँ पे आ जाने की वजह से सड़ने लगता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होने के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो अपेंडिसाइटिस बीमारी हो जाने के कारण डॉक्टर ये अपेंडिक्स को काट कर निकाल देता है, जिससे बीमारी बाद में ठीक हो जाती है, क्योंकि इस अपेंडिक्स और सीकम का हमारी बॉडी में कोई कार्य नहीं होता। अब इसमें देखते हैं माउथ कैविटी के बारे में कि माउथ कैविटी में टीथ और सिलेवरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन की माउथ कैविटी में टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यदि हम ह्यूमन के जबड़े को ठीक 2 भागों में डिवाइड कर दें, यदि हम ह्यूमन के जबड़े को 2 भागों में डिवाइड कर दें, तो आधे दांत इस साइड रहेंगे और आधे दांत इस साइड रहेंगे। मीन्स कि ये कि एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं, तो आधे दांत इस साइड रहेंगे और यानी कि 8 दांत इस साइड रहेंगे और 8 दांत इस साइड रहेंगे। जिनमें से इंसाइजर की संख्या 2 होती है, कैनाइन की संख्या 1 होती है और प्रीमोलर की संख्या 2 होती है, मोलर की संख्या 3 होती है। ये आधे जबड़े में होते हैं, यानी कि मीन्स कि ये जो दोनों हैं ये इंसाइजर हैं, ये एक कैनाइन है, ये दोनों प्रीमोलर हैं और ये पीछे के 3 मोलर हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ये दोनों इंसाइजर हैं, ये एक कैनाइन है, ये दोनों प्रीमोलर हैं और ये तीनों मोलर हैं। इसमें इंसाइजर की संरचना देखें तो जब हम बाहर से देखते हैं तो इंसाइजर की संरचना कुछ इस तरीके की दिखती है। तो इंसाइजर इस तरीके का होता है। हमारे एक जबड़े में 2 इंसाइजर होते हैं, दूसरे जबड़े की भी गिनती करेंगे तो 4 इंसाइजर हो जाएंगे और कैनाइन की संरचना इस तरीके की होती है। कैनाइन हमारे एक जबड़े में 2 होते हैं और दोनों जबड़े में 4 हो जाएंगे। अब यदि मोलर और प्री मोलर की संरचना देखें तो मोलर इस तरीके से होता है और प्री मोलर इस तरीके से होता है। जब हम आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और जब हम इनर स्ट्रक्चर देखते हैं मतलब कि आंतरिक संरचना देखते हैं टीथ की, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें से जो गम के बाहर जो भाग निकला होता है, गम के बाहर जो टीथ का भाग निकला होता है उसे क्राउन कहते हैं। ये गम होता है, ये रेड पार्ट में गम होता है।
टीथ के बाहर जो संरचना निकली होती है, जितना हमें बाहर से दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं, और टीथ के जो रूट कहते हैं वो गम के अंदर रहता है, यानी मसूड़ों के अंदर रहता है। अब बाहर की संरचना को इनेमल कहते हैं, उसके अंदर डेंटाइन होता है, फिर पल्प कैविटी होती है जिसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं, और ये किनारे पर सीमेंटम होता है। होती है हमारे जबड़े में दांतों की संरचना की, इस तरीके से हमारे जबड़ों में एलाइन होते हैं। जिनमें से ये इंसाइजर होता है, ये कैनाइन होता है, ये प्रीमोलर होता है, और ये मोलर होता है। और दांत के अंदर की संरचना जो होती है वो इस तरीके से होती है। अब जो मिल्क टीथ होते हैं, यानी बच्चों के जो टीथ होते हैं, वो 20 पाए जाते हैं। जिनमें से इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, और मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते। अब ये अब ये टीथ, जब हम एक जबड़े के पूरे टीथ की गिनती कर लेते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आ जाता है। उसी तरीके से परमानेंट टीथ देखें तो परमानेंट टीथ में इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, और मोलर 3 होते हैं। और इन एक जबड़े में जब हम पूरे दांतों की गिनती कर लेते हैं और उसमें से 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 32 आ जाते हैं। मीन्स की ये कि जब एडल्ट एडल्ट बॉडी में, एडल्ट की माउथ कैविटी में 32 टीथ होते हैं। इनमें से इंसाइजर को कृंतक कहते हैं, कैनाइन को रदनक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्र चर्वणक कहते हैं, और मोलर को चर्वणक कहते हैं। जो हमारी माउथ कैविटी में सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, और जो उससे छोटी ग्लैंड होती है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है। सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है, सबसे छोटी ग्लैंड को सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। जो सलाइवा सेक्रेट होता है उनका पीएच 6.8 होता है। मीन्स कि ये कि जो सलाइवा होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट होता है, जिसमें से कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, और कुछ मिनरल पाए जाते हैं।
इसमें से 98 से 99% वाटर होता है। सलाइवा में 98 से 99% वाटर होता है और 1 से 2% में और 1 से 2% में एंजाइम पाए जाते हैं। और 1 से 2% में एंजाइम पाए जाते हैं, साल्ट पाए जाते हैं। जो एंजाइम होते हैं उनमें से एक होता है टाइलिन और एक होता है सलेवरी एमाइलेज। इसमें से हमने देखा कि हमारी माउथ कैविटी में किस तरीके से टीथ उपस्थित होते हैं और किस तरीके से सलेवरी ग्लैंड उपस्थित होती हैं। अगले वीडियो में हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का पाचन होता है। अब अगले वीडियो में हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे और जो कुछ फिजियोलॉजी बची है वो उस फिजियोलॉजी को कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं और इनकी एनाटॉमी क्या होती है। मीन्स कि ये कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है और उनसे डाइजेस्टिव जूस किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से वो हमारी बॉडी की कैविटी में पाए जाते हैं और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके आउटर लेयर कितने होते हैं। ये सब कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।